हाय गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू एक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स में दो तीन टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी का एक टॉपिक, प्रिवेंटिव डिटेंशन। हम लोग बहुत बार सुने होंगे कि अच्छा यूएपीए लागू हो गया, कोई नेता को जेल में डाल दिया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे, यूएपीए के नाम पे। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन आखिर होता क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब होता है कोई भी एक्शन, पोटेंशियल एक्शन जो खतरा हो सकता है देश का सिक्योरिटी को लेके, उसके आधार पे किसी को पहले ही अंदर कर देना। मतलब वो अभी तक कोई कांड किया नहीं है फिर भी उसको अंदर कर देना। बचा एक प्रिवेंटिव तरीका है, प्रिवेंटिव है कि होने से पहले ही हम लोग ठीक करेंगे। ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो आदमी जिसको डिटेन किया जाता है उसके लिए एक वर्ड है, उसको कहते हैं डिटेन्यू। ठीक है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, अगर आपको डिटेन कर लिया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो मैक्सिमम आपको 3 महीने तक रखा जा सकता है। 3 महीने के बाद एक बोर्ड का गठन होगा और वो बोर्ड फिर एक रिव्यू लेगा कि अच्छा इसका सही में खतरा है या नहीं है। उसके बाद फिर देखा जाएगा, अगर बोर्ड बोल दिया तो फिर आगे रखा जाएगा, नहीं तो फिर उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ में कहाँ पे जिक्र है, मतलब कहाँ पे लिखा हुआ है कि अच्छा प्रिवेंटिव डिटेन कर सकते हैं? तो आर्टिकल 22, राइट अगेंस्ट अरेस्ट। तो आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 3 में जिक्र है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। ठीक है। और उसी आर्टिकल में आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 5 में जिक्र है राइट टू मेक एन इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो प्रिवेंटिव डिटेन किया हुआ जो डिटेन्यू है उसको मौका मिलेगा अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है। ये भी यहाँ दिया हुआ है कि ऐसे आप नहीं कर सकते, मतलब सुप्रीम कोर्ट इसका भी राइट का ख्याल रखता है। अब हम लोग बात करेंगे कि अच्छा प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर किया जाता है तो अ, कुछ तो होगा। जैसे हम लोग सुनते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन कर दिया यूएपीए के अंदर, तो केवल यूएपीए के अंदर नहीं होता। यूएपीए 1967 एक लॉ लाया गया था जिसका फुल फॉर्म है आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है। इसके अलावे अलावे एक और एक्ट है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, इसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन पॉसिबल है। फिर एक और एक्ट है COFEPOSA, कोफेपोसा। इसका फुल फॉर्म याद नहीं रखना है, बस आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये होता क्या है। 1974 का लॉ है। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज और स्मगलिंग से रिलेटेड है। ठीक है। मतलब हाँ, फॉरेन एक्सचेंज में भी आपको प्रिवेंटिव डिटेन किया जा सकता है। और जो एक और है वो है PBMSECA, पीबी मिसेका। यह है प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो 1955 का है कि आप स्टॉक पाइल नहीं कर सकते, उसी का ये भी है प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये 1980 का एक्ट है। इसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेन किया जा सकता है। मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन केवल यूएपीए में पॉसिबल नहीं है, यूएपीए के साथ साथ एनएसए 1980, कोफेपोसा फॉरेन एक्सचेंज वाला में 1974 एंड ब्लैक मार्केटिंग एंड स्मगलिंग में भी 1980 का लॉ, इसके अंदर भी प्रिवेंटिव डिटेन करा जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन, एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। तो ये योजना के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये एक सेंट्रली, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फुल फॉर्म है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब स्टेट का भी स्टेक है इसमें और सेंटर का भी। सेंटर अकेले पैसा नहीं देगा। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये वही है जो 5 लाख तक का इंश्योरेंस देता है। ठीक है। गरीबों को अभी क्या हुआ है कि जो भी सीनियर सिटीजन है 70+ एज वाले, सबको उनका कोई इनकम कुछ नहीं देखा जा रहा है। 70+ जो भी है सबको मिलेगा 5 लाख तक का इंश्योरेंस। और ये मिनिस्ट्री, और एक चीज़ याद रखना है जो एग्जाम में आता है कि कौन कौन सा मिनिस्ट्री का, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का इनिशिएटिव है। ठीक है।
आगे हम लोग छोटा सा टॉपिक देखेंगे, ये इकाऊ। ये तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा क्यों। अ, ये है आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक्चुअली 1944 में बना था, ठीक है। और ये यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, मतलब यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है ये सिविल एविएशन को लेके नियम कानून बनाता है। फ्री एंड फेयर सिविल, मतलब फ्री नेविगेशन हो पूरे रीजन में, और फिर क्लाइमेट चेंज में जो एमिशंस होता है वो सब कुछ लेके इस चीज़ को, एविएशन का हर चीज़ को ये लेता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है कनाडा कैपिटल मॉन्ट्रियल में, ठीक है। ये याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, बायो डिकम्पोजर्स। तो ये जो बायो डिकम्पोजर से समझ में आ रहा है कि अच्छा कोई बायोलॉजिकल चीज़ है जो डिकम्पोज करेगा, लेकिन ये है क्या? तो आप लोगों को पता होगा, दिल्ली जो एरिया है, दिल्ली के आस बगल में पंजाब हरियाणा है, यहाँ पे बहुत सारे मात्रा में फसल होते हैं। तो ये फसल तो हो गया, यहाँ से फसल कटा और इसका जो शूट है, जो नीचे वाला पार्ट है, ये छूट जाता है। तो इसमें क्या करता है वो लोग, आग लगा देते हैं, स्टबल बर्निंग कहते हैं, जिससे बहुत धुआं होता है, बहुत एमिशन होता है, जिससे कि दिल्ली जो शहर है इसमें बहुत पॉल्यूशन होता है, स्मॉग हो जाता है, भर जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए दिल्ली सरकार पैसा देता है, बहुत कुछ करता है। तो अभी क्या है ना, एक आइडिया निकाला है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI। लेट मी राइट इट प्रॉपरली। इट इज़ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इट इज़ अ प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन। और ये जो है, ये निकाल के लाया है एक बायो डिकम्पोजर, ठीक है। ये एक्चुअली करता क्या है ना, ये स्प्रे के टाइप का है, माइक्रोबियल लिक्विड स्प्रे है। ये 25 दिन में आपका जो भी ये स्टबल है इसको डिकम्पोज कर देगा, और इससे जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स है, ये वापस जाके सोयल में चले जाएंगे। इससे क्या होगा, एक तो आपका एमिशन रुक जाएगा, ऊपर से आपका सोयल प्रोफाइल, सोयल हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही चीज़ है, लेकिन इससे दो फायदे हैं। फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन, हम लोग पता होगा फाइनेंस कमीशन बनता है, प्रेसिडेंट बनाते हैं आर्टिकल 280 के अंदर। इसके जो चेयरमैन रहते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं। ये टैक्स वैक्स से लेके या फिर पैसा जो होता है सेंटर और स्टेट में, उसको देखते हैं। सेंटर स्टेट में जो पैसा का बंटवारा है वो सबको लेके देखते हैं। उसी तरीके से एक स्टेट फाइनेंस कमीशन भी है। ये क्या करता है ना, ये आया था आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया था। ये क्या करता है ना, पंचायत को पैसा देने का प्रबंध करवाता है, और ये पंचायत को पैसा प्रोवाइड कराता है कॉन्सोलिडेटेड फंड। स्टेट का कॉन्सोलिडेटेड फंड, जैसे कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, वैसे स्टेट का कॉन्सोलिडेटेड फंड रहता है, वहाँ से ये प्रोवाइड कराता है पैसा, ठीक है। अब इसमें एक है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कौन कराता है। फाइनेंस कमीशन कराता था प्रेसिडेंट, इसको कराएंगे गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये आर्टिकल 243 आई के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होगा। और एक और आर्टिकल 243 वाई, इसके तहत ये एक्चुअली होता है पंचायत को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को रिकमेंडेशन के लिए कितना पैसा देना चाहिए। हम 243 वाई के अंदर म्यूनसिपैलिटीज़, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए भी रिकमेंडेशन दे सकता है ये बॉडी, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए भी रिकमेंडेशन पास कर सकता है ये बॉडी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, बड़ा मतलब ठीक है, आ गया इसलिए बता दे रहा हूँ, हालांकि इसका कोई रिलेवेंस नहीं है मेरे को लगता है। रंगीन मछली ऐप, ये कुछ नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इसका एक ये ऐप है, इसमें आपको रंगीन मछली का बिजनेसेस जो आसपास है उसके बारे में आपको दिखाएगा कि यहाँ से आप जाके मछली खरीद सकते हैं, इको सिस्टम अपना ये कर सकते हैं, और कुछ नहीं है। एक्सरसाइज अल नजा जो है, ये अभी हाल में इसका फिफ्थ एडिशन हो रहा है, ठीक है। फिफ्थ एडिशन, 5वीं बार हो रहा है। ये 2015 से शुरू हुआ था, इंडिया और ओमान, ठीक है। ओमान का कैपिटल है मस्कट, और ये गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का एक पार्ट है, जो मैंने बताया था उस समय। ये अगर वो गल्फ़ है तो यहाँ पे यमन है,
यहाँ पे ओमान है, ठीक है। तो ये ओमान है और ये इंडिया और ओमान का रहता है बाई एनियली, मतलब 2 साल में एक बार, ठीक है, 2 साल में एक बार, बाई एनियली। एंड दैट्स इट, इसके आगे कुछ नहीं है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। मैं कोशिश करूँगा कि करंट अफेयर्स को सुबह डालूँ। मुझे पता है इससे दिक्कत होता है शाम में डालने से। ओके, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। हालांकि थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एक्स। आपको अच्छा लगा आप शेयर कर सकते हैं। आपको कुछ और जानना है, मतलब इसमें आपको इलस्ट्रेशन चाहिए या फिर ऐसा ही सिंपल रखा जाए,